तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स की चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। आज अकाउंट का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है हम लगाएंगे। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं किसके भैया? अकाउंट्स के। ठीक है। तो इनको बड़े ही ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि पेपर बनेगा कहाँ से। ठीक है भैया। चलो आओ। तो आओ हम पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। Provision for a provident fund is shown in the balance sheet of a company is shown in the balance sheet of a company under the head। बताओ किस हेड में आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा, प्रोविजन में आएगा, या कंटीजेंट लाइबिलिटी में आएगा? क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहा है कि प्रोविजन फॉर अ प्रोविडेंट फंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। किस हेड में आता है? देखो प्रोविजन की बात किया है, किसकी बात किया है भैया? प्रोविजन की बात किया है। तो प्रोविजन इज लाइक क्या होगा? देखो, प्रोविजन इसलिए बनाया जाता है ताकि आने वाले किसी भी समय में, मतलब कि इन द फ्यूचर अगर कोई दिक्कत होती है किसी भी बिजनेस में, मान लो कि उस बिजनेस में कभी लॉस ही अचानक से उसको आ गया, उस लॉस को मेंटेन करने के लिए उनको कुछ ना कुछ एक अमाउंट को क्या करना पड़ता है? अमाउंट रखना पड़ता है। तो उस चीज को डील करने के लिए इन द सेंस फ्यूचर में वो पैसे का इस्तेमाल करेंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, कुछ पैसा सेविंग में तुमने रखा हुआ है इसलिए कि चलो ठीक है, अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो तुम उस पैसे का इस्तेमाल करोगे। तो तुम उसको किस तरह से ट्रीट करोगे? उसको एज एन लाइबिलिटी ट्रीट करोगे। दैट इज शोन एज नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा बेटा नॉन करेंट लाइबिलिटी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या बनेगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का कौन सा पार्ट नहीं है? देखो, यहां पे तो हमको जो पहला पॉइंट दिख रहा है, कहा गया जी? हाँ, पहला पॉइंट जो दिख रहा है, क्या पहला पॉइंट? प्रॉफिट एंड लॉस का हमको जो दिख रहा है एकदम सही है। प्रॉफिट एंड लॉस, ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस होता ही होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शो करता है। भाई ये किसको शो करेगा? ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को शो करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। बैलेंस शीट भी हमारी किसको शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। एकदम वेल एंड गुड भाई, हमको तो पता है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। बट जो लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लेजर अकाउंट तुम्हारा उस पोस्ट, मतलब जो तुम पोस्ट कर रहे हो, जो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट की पोस्टिंग है, वो ये उसको शो करता है। दूसरी तरफ अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी हमारे किसको शो करता है भाई? ये भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी शो करता है। तो यहां पे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, ये आपको ये दिखा रहे हैं कि ये आपका क्या है। दिस इज लाइक, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ। भाई बोला है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो दिया हुआ है ऑफ अकाउंट इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड, इज द लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ। किस हेडिंग में ये आएगा? क्या ये कंटीजेंट लाइबिलिटी में आएगा? पता नहीं। शेयर कैपिटल में आएगा? पता नहीं। करंट लाइबिलिटीज में आएगा? एंड प्रोविजंस, अब ये भी हमको नहीं पता। क्या ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा? बताइए तो मुझे ये किस में आएगा भाई? सिक्योरिटी प्रीमियम है वो क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, वो क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है, ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रीमियम रिसीव हो रहा है। क्या रिसीव कर रहे हैं भाई? आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं। ठीक। तो अगर प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो बताइए तो, बताइए। अगर वो प्रीमियम रिसीव हो रहा है तो वो क्या होगा?
बोलो बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम देखो बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब ये होता है कि आप कोई एक अमाउंट ले रहे हैं, कोई एक अमाउंट ले रहे हैं अपने बिजनेस होल्डिंग के नाम पे, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, एक तरह से ये भौकाल का पैसा है। किसका पैसा है? भौकाल का पैसा है। भौकाल इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम तभी आप ले सकते हैं जब आपकी कंपनी का भौकाल हो। कोई शेयर अगर 100 रुपए का है और आप 110 रुपए में खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उस कंपनी का भौकाल है। तो 10 रुपए वो क्या करेंगे, वो अपने 10 रुपए किस में डालेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में डालेंगे। वो अमाउंट किस में डालेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में डालेंगे, क्योंकि वो अपने भावकाल का पैसा ले रहे हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन में वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो लाइबिलिटी है नहीं, प्रीमियम वापस होता नहीं है। शेयर कैपिटल में उसको डाल नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल फंड अलग होता है। कंटीजेंट लाइबिलिटी तो वो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। आ जाओ। विच सेक्टर्स ऑफ अ कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इसमें बोला है कि विच सेक्शन ऑफ अ कंपनीज एक्ट, कौन सा सेक्शन जो है, कौन सा सेक्शन जो है कंपनीज एक्ट का, ये शो करता है कि आप बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड करेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में। क्या वो कहता है 128, क्या वो कहता है 129, क्या वो कहता है 130, क्या वो कहता है 212? बताइए भाई। देखो सेक्शन 130 जो है, सेक्शन 130 जो है, ये शो करता है कि भैया आपका बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आने चलो, आने चलो। अंडर विच हेडिंग ऑफ अ बैलेंस शीट इज अ जर्नल रिजर्व सोन, बैलेंस शीट किस हेडिंग में शो होता है? बैलेंस शीट अंडर विच हेडिंग द बैलेंस शीट जर्नल रिजर्व शो, जर्नल रिजर्व किस हेडिंग में शो करता है, मुझे थोड़ा बताइए तो। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व किस हेडिंग में शो करता है? प्लीज मुझे थोड़ा ज्ञान दीजिए। क्या मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में जाएगा? पता नहीं। क्या वो शेयर कैपिटल में जाएगा? पता नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा? पता नहीं। या नन ऑफ दी अबव? लगा दो नन ऑफ दी अबव, सब सही हो जाएगा। नन ऑफ दी अबव लगाइए, सब सही हो जाएगा। नहीं बेटा देखो, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, जनरल रिजर्व मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ये पहले ही बात, ये पहले ही आउट हो गया, वन आउट है। भाई एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? कोई खर्चा कर रहे हो? खर्चा तो है नहीं, वो तो रिजर्व का अमाउंट है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या वो शेयर कैपिटल में जाएगा? नहीं, शेयर कैपिटल में तो कभी भूल के भी जनरल रिजर्व नहीं जाता है। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा जनरल, देखो नाम से तुमको समझ में आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस। इसका मतलब कि जनरल रिजर्व यहां पे आपका जाएगा, यानी आपका जनरल रिजर्व जो पॉइंट है थर्ड वाला, ये यहां पे आपका सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। Comparative financial analysis process shows the comparison between the item of which statement. Comparative financial analysis process shows the comparison between the item of which statement. Balance sheet, profit and loss statement, both 1 and 2 या none of the above? बताइए। क्या वो बैलेंस शीट शो करेगा? क्या वो बैलेंस शीट को दिखाएगा? क्या वो बैलेंस शीट को वो दिखाएगा? बैलेंस शीट है। क्या वो पीएल अकाउंट है? क्या वो पीएल अकाउंट है, या फिर वो पहला और दूसरा दोनों है? भाई देखो, कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोसेस है, ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, इनसे आप कंपेयर कर पाते हैं कि आप किसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन को आप दिखा पा रहे हैं। तो यहां पे जो बोथ होगा, क्या होगा, बोथ होगा, यानी ए एंड बी वाला, सॉरी ये ए एंड बी वाला, मतलब कि जिसमें बैलेंस शीट भी है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी है, ये दोनों ही क्या करेंगे, तुम्हारे कॉम्परेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिसमें कंपैरिजन कर पाते हैं आप। आगे देखो, 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, इज ऑल्सो नोन एज अ वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? वर्टिकल एनालिसिस भैया एक सिंपल सा आंसर है, ये आप जब थ्योरी पढ़ेंगे ये उसमें आता है, इसको कहते हैं स्टैटिक एनालिसिस। इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है।
चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, बताइए। इग्नोर क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, जज ऑपरेशनल इफिशियंसी, सफर फ्रॉम लिमिटेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर इट अफेक्टेड बाय द पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिसिस। बोला है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन, एक मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों जरूरी होता है, ये इसके बारे में पूछा है कि फाइनेंशियल एनालिसिस हम क्यों करते हैं, एनालिसिस हम क्यों करते हैं, वाई इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों होता है। ठीक है, तो अब देखो, इग्नोर द क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, भाई क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट से तो हमको मतलब नहीं है, बात समझ में नहीं है। जज ऑपरेशनल इफिशियंसी, सफर फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट अफेक्टेड बाय द पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिसिस। भाई क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट की कहां बात हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके जो है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो क्वालिटेटिव टर्म को बताता ही नहीं है, वो क्वालिटी टर्म को थोड़ी ना बताएगा, वो तो क्वांटिटी को बताएगा भैया, कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना नहीं पैसा है। भाई आज के जमाने में अगर आपके पास मनी नहीं है, धन नहीं है, कैश नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे आदमी हो जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बोलता हूं कि इलॉन मस्क कहे कि टेस्ला जो है सुपरस्टार है, कहे कि टेस्ला हमारी कंपनी सबसे बढ़िया कंपनी है, बट अगर उसकी सेल ही नहीं हो रही है, उसके पास शेयर ही नहीं है, उसके पास कैश ही नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस ही नहीं है, क्वांटिटी ही नहीं है, तो कोई मतलब है। ठीक, दूसरा, सफर फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सफर करता है, फाइनेंशियल लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल कहां से यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफर थोड़े ना करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एक लिमिटेशन नहीं होता है, देयर इज नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे लिमिटेशन अदर हो सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो जूझेगा। पर्सनल एबिलिटी और बायस हो जाएंगे आप। बायस कैसे हो सकते हैं भैया, अरे आज 4 करोड़ की सेल है तो 4 करोड़ की सेल दिखाएंगे ना, 5 करोड़ का इनकम है तो 5 करोड़ का इनकम दिखाएंगे ना, 100 करोड़ तो करा नहीं देंगे। ठीक है, तो यहां पे करेगा जज ऑपरेशनल इफिशियंसी। देखो सिग्निफिकेंस की बात पूछा है, इंपॉर्टेंस की बात पूछा है, तो जज ऑपरेशनल इफिशियंसी, ऑपरेशनल इफिशियंसी को ये जज करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। इज नॉट अ लिमिटेशन, इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा लिमिटेशन नहीं है। देखिए भैया, नॉट लगे तब याद रखिएगा, क्वेश्चन जब बनेगा नॉट लगे तब याद रखिएगा, और इज लगे तब याद रखिएगा। अगर इज के बाद नॉट आ रहा है तो वो उसके बारे में नहीं बताना है, और इज पूछेगा, क्या पूछेगा, इज पूछेगा, तो समझ जाइएगा कि उसके बारे में बताना है। ये एक बेसिक फंडा होता है क्वेश्चन को घुमाने का। अब यहां पे बच्चा क्वेश्चन पूछ देगा, इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा है जो लिमिटेशन नहीं है। लगेगा बच्चे को, कह रहे लिमिटेशन है सर, पता चला कि बवाले मचा के चले आए। टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ affected by the window dressings, do not reflect changes in the price level and lack of a qualitative analysis। बताइए लिमिटेशन की बात कहा है, ठीक है, लिमिटेशन की बात कहा है, तो लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस हम बता दिए कि भैया ये क्या, इसका लिमिटेशन हो गया। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन द प्राइस लेवल, ऑब्वियस सी बात है ये भी नहीं होगा। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ऑब्वियस सी बात है लिमिटेशन होगा। यहां पे बोला है टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंपनी में ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करता है। फाइनेंशियल एनालिसिस जब आप करते हैं वो किसको शो करता है, जो ये किसको शो करता है, ये आपकी स्ट्रेंथ को शो करता है। किसको शो करता है भैया, स्ट्रेंथ को शो करता है। ठीक है, आगे चलो। बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड नन ऑफ द अबव। भैया अगर ये भी हमको बताना पड़े तो हम कसम बता रहे हैं, फांसी लगा लेंगे, कसम बता रहा हूं, अगर मुझे ये भी बताना पड़ गया तो, कि बैलेंस शीट क्या होता है, एट द होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब ये आप खुद समझिएगा, निशान भी लगा है। ठीक है,
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली शोज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या शो करता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शो करता है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपको ये रेशियो कौन सा शो करेगा? प्रॉफिट के लिए अगर कोई रेशियो हमको निकालना है तो क्या ये सिंपल रेशियो में देगा, क्या ये परसेंटेज में देगा, क्या ये टाइम्स में देगा, क्या ये नन ऑफ दी अबव में देगा? बताइए। चलिए आइए देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑब्वियस सी बात है कभी भी सिंपल नहीं हो सकता है। सिंपल रेशियो 1:1, 1/2, 1/3, 1/4 तो कभी देगा नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है बता सकते हो? क्यों नहीं पॉसिबल है? सिंपल रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब है कि वो सिंपल नहीं है, वो आपके पिछले साल यानी बेस ईयर से आपको कंफाइन करके अभी बताएगा कि भैया आप कितने अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? टाइम्स में वो नहीं बता सकता है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। वो किसमें बताएगा? वो बताएगा परसेंटेज में। वो किसमें बताएगा? वो बताएगा परसेंटेज में। वो किसमें बताएगा भाई? परसेंटेज में बताएगा। ठीक है, किसमें बताएगा? परसेंटेज में। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द टू बेसिक मेजर्स ऑफ ए लिक्विडिटी आर इन्वेंट्री टर्नओवर, करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, सॉरी थोड़ा एडिट करने में ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा उसको अवॉइड करिएगा। करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, करंट रेशियो एंड डेटर टर्नओवर रेशियो। बताइए, बताइए मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा, करंट रेशियो होगा। देखो मैं तुमको लिक्विडिटी बता देता हूं कि लिक्विडिटी होता क्या है, पहले इसको समझ लो कि व्हाट इज लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये बताता है कि आपकी कंपनी या जो आपका इंस्टीट्यूट है, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो 1 ईयर ऑफ अकाउंटिंग ईयर में, 1 ईयर ऑफ अकाउंटिंग ईयर में, एसीटी ईयर में अपने कितने एसेट्स को चेंज कर सकता है? किसमें? लिक्विड में। एक सिंपल सा यही फंडा होता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी को पता करने के लिए मतलब कि आपकी लिक्विडिटी क्या है, आपके पास कितने ऐसे एसेट्स हैं, कितने ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप विद इन अ ईयर आप चेंज कर सकते हैं। किसमें? लिक्विड यानी कैश में। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो नहीं बता सकता भाई, नाम से तुमको समझ में आ रहा है कि इन्वेंट्री नहीं पता करनी है हमें। ठीक है, करंट रेशियो हो सकता है भाई। करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला सबको पता होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, पता है ना? तो ये हो सकता है। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, भाई देखना पड़ेगा, लिक्विड रेशियो नाम से सही तो समझ में आ सकता है कि हाँ चलो ठीक है। करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या हो गया? एवरेज कलेक्शन पीरियड देखो कई फॉर्म में दिए जाते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो होता है वो कई फॉर्म में दिया जाता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो होता है एसीपी, ये कई फॉर्म में दिया जाता है। कंसिडरेशन ऑफ, देखो इसको समझ लो, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन किसके लिए? कि आप कितने समय में, एक सीमा में, मतलब कि एक डेट यहां पे दी हुई है, एक डेट यहां पे दी हुई है, इसके बीच का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को ही कहते हैं हम क्या? एवरेज कलेक्शन पीरियड। मतलब कि कितना एवरेज है आप कलेक्ट कर पा रहे हैं अपने अमाउंट को, जो डेटर अमाउंट है, जो आपका दिया हुआ है पैसा है, उसको आप कितने समय में कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये तो मुझे नहीं लगता। करंट रेशियो एंड डेटर टर्नओवर रेशियो, भाई ये भी नहीं लगता। तो यहां पे जो एक ही पॉइंट हमें दिख रहा है, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, यहां पे ये इसको इंक्लूड करेगा। 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल इंप्रूव द करंट रेशियो। कौन सा इसमें फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है जो तुम्हारे करंट रेशियो को इंप्रूव कर सकता है? बताओ, करंट रेशियो को इंप्रूव कर सकता है। मैंने तुमको समझाया था, अभी मैंने बताया है फॉर्मूला इसका क्या होता है, सीए अपॉन सीएल। ठीक है, तो अगर तुम्हारा सीए मतलब करंट एसेट्स ज्यादा होगा, मान लो करंट एसेट्स हमारा 10 लाख का है और हमारा करंट लाइबिलिटी 1 लाख की है। कितने की है? 1 लाख की है, 1 लाख की है। तो हमारा जो करंट रेशियो होगा वो कितना बनेगा? हमारा 10 का बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अगर हम मान लो कि अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं, क्या करते हैं हम? अपनी लाइबिलिटी जो है
उसका पेमेंट कर देते हैं। मान लो मैंने 50,000 रुपए पे कर दिया, मैंने क्या कर दिए, 50,000 रुपए पे कर दिए, ठीक है भैया, मैंने अपने 50,000 रुपए पे कर दिए। तो जैसे ही मैंने 50,000 रुपए पे किए, अब जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 10 लाख, मतलब कि हमारी करंट एसेट डिवाइडेड बाई 50,000, 50,000। तो ये कितना हो जाएगा, देख लो, कम हो गया कि नहीं हो गया, होगा ना। पहले भाई 10 लाख पे अगर हम 1 लाख रुपए हमारी लाइबिलिटी थी, पहले 10 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, तो हमारा 10 करंट रेशियो बन रहा था। अब हमारी 10 लाख की लाइबिलिटी, 10 लाख की एसेट्स पे हमारी 50,000 की लाइबिलिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दुगना हो गया। अब ये 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो करंट रेशियो मतलब क्या हो गया, यानी अगर आप अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देते हैं, किसका पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देते हैं, तो आपकी करंट एसेट्स मतलब करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। द रेस्ट ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ अ कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूजफुल टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ अ कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूजफुल। भाई इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो एकदम सिंपल भैया किताबों में दिया हुआ है। बताइए क्या होगा, अरे यार एसिड टेस्ट रेशियो याद रखिए। पूरे के पूरे चैप्टर्स में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितने भी फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा और उन फॉर्मूलों का बेस भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो बेटा बवाले है, फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस बहुत कम है इसमें, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, इसमें बात को समझने की कोशिश करो। अगर पूरे के पूरे पेपर में, अगर पूरे के पूरे पेपर में अगर मान लो कि जनरल टेस्ट में अगर आप पेपर देते हैं या जनरल टेस्ट का पेपर दे रहे हैं, अगर मैथ का क्वेश्चन उसमें से बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है अकाउंट्स में क्वेश्चन का आना मतलब चांसेस तो है भाई। अब क्या ही कर सकते हैं, किस्मतें खराब रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। भाई अगर आपकी किस्मत खराब हो गई तो आप कुछ भी हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी नोट, ये आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के बहुत ही कम मिलेंगे आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे। चलो अब 15वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग द एसिड टेस्ट रेशियो। भैया कौन सा ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द एसिड टेस्ट रेशियो। कैलकुलेट करते समय कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें, कौन सा ऐसा एसेट्स है जिसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या वो बिल रिसीवेबल है, क्या वो कैश है, क्या वो स्टॉक है। चलिए ऊपर नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले पे कैश होगा, दूसरे पे बिल रिसीवेबल होगा, तीसरे पे स्टॉक होगा और चौथे पे नन ऑफ द अबव होगा। भाई ये है इसका आंसर, स्टॉक ये इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो जो होता है ये आपके एक्चुअल फॉर्मेशंस की बात करेगा। तो यहां पे जो भी आपकी एसेट्स दिख रही हैं वो तो हमको दिख ही रही हैं, मतलब कि हम कैश, बिल रिसीवेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बट हम स्टॉक को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम किससे, देखो पूछा है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू, डिक्रीज ड्यू टू, कैसे डिक्रीज करेगा बताइए तो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्या करंट एसेट्स में इंक्रीज करेंगे, क्या डिक्रीज करेंगे करंट लाइबिलिटीज को, नाइदर आप करेंगे या दोनों ही करेंगे, बताइए। हम क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम बात करें कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा बताइए। बताइए, आइए इसको सीखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये हो गया है कि ऑपरेशनल कोई ऐसा काम करते समय, मतलब कि सेल ऑफ अ गुड, ऑब्वियस सी बात है, सेल ऑफ अ गुड,
इसी की वजह से जो पैसा आपका इनफ्लो हो रहा है, जो पैसा आपका कैश इनफ्लो हो रहा है, इसी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे एकदम देसी भाषा में, ऑपरेशन कॉस्ट इसको कैसे है, मतलब कि दिन रोज के दिनचर्या में जो कैश आपका आ रहा है वो, इसका मतलब कि वहां पे वो ऑब्वियस सी बात है, वो बात करेगा किसकी, करंट एसेट्स की बात कर रहा है वो, यानी इन्वेंट्री की बात कर रहा है, प्लस वो बात कर रहा है करंट लाइबिलिटीज की, जितनी कम होगी उतना बढ़िया है। तो करंट अगर कैश इंक्रीज करेगा, इसका मतलब कि आपको अपने करंट एसेट्स को क्या करना होगा, करंट एसेट्स को आपको इंक्रीज करना होगा और अपनी लाइबिलिटीज को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, तभी आप अपने ऑपरेटिंग तभी आप अपने ऑपरेटिंग तभी आप अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इंक्रीज कर पाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? ठीक है भाई, मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर तुम्हारे पास कैश नहीं है, सॉरी ऑपरेशन मतलब तुम कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें पैसा है, अंधा पैसा तुमने उस पैसे में लगाया, और जो तुम प्रोडक्ट सेल करने जाते हो वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं करते। मान लो कि मेरे पास बॉटल ऑफ वाटर है, अब यही मैं बनाता हूं और मैं इसको बेचने जाता हूं और मैं इसको बेच ही नहीं रहा, तो मुझको पैसा मिलेगा? घंटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा मैं इसको बेचूंगा, ठीक है, और मेरी लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी मेरी जितनी कम होगी उतना ही बढ़िया होगा मेरे लिए। ठीक है, यानी हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए उतना ही बढ़िया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? पेमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है? बताइए, थोड़ा बताइए, बताइए क्या जो हम इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर हमको मिलता है उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे? क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, या नन ऑफ द अबव है? देखिए मेरे हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, ऑब्वियस सी बात है, डिबेंचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होगा ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि ये आपका दिनचर्या नहीं है। रोज आप डिबेंचर खरीद रहे हैं, रोज आप बेच रहे हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 11,000। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का एक पार्ट हो सकता है, बट डिबेंचर है इसका मतलब कि ये बोरोड फंड है। क्या है भैया? बोरोड फंड है, बोरोड फंड है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग वाला तो चलो हटी गया, हमारे पास बचा क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 17 का आंसर नंबर 3। ठीक है, या कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है भाई। खुद सोचो, तुमको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिल रहा है, डिवेंचर पे तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये ऑपरेटिंग कैसे हो गया भाई? ये रोज का काम में हो, तुमको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रोज मिल रहा है, तुमको कभी नहीं मिलेगा। इन्वेस्टिंग कैसे कह सकते हो? ऑलरेडी ये बोरोड फंड है, इन्वेस्टिंग नहीं है, इट्स अ बोरोड फंड। क्या है ये? बोरोड फंड है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव बाय अ फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? इंटरेस्ट रिसीव बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी जो इंटरेस्ट रिसीव करती है तो वो कौन सी एक्टिविटी में इंक्लूड होता है? क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होगा, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होगा, क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होगा, क्या वो कैश इक्विवेलेंट के बराबर होगा? भाई देखिए, जो भी आपको पैसा मिलता है, फाइनेंसिंग जो कंपनी होगी, फाइनेंस की जो कंपनी होगी, ऑब्वियस सी बात है इसका काम ही पैसे में हो रहा है, कैश में हो रहा है, इसका मतलब कि इसका काम ही कैश वाला हो रहा है। भाई बजाज कैपिटल हो गया, उसके बाद से टाटा फाइनेंस हो गया, महिंद्रा फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ये काम ही किसमें कर रहे हैं? इनका प्रोडक्ट है ही क्या? ये भाई इनका प्रोडक्ट ही तो कैश है, डील इनको कैश में ही करना है, यानी मनी में ही तो डील करना है, पैसे में ही तो डील करेंगे ये। तो अगर ये पैसे में ही डील कर रहे हैं, इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, आज 19वां देखते हैं। क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इज ट्रीटेड एज, भाई क्लेम तुमको रिसीव हो रहा है,
क्लेम तुमको रिसीव हो रहा है, क्लेम तुमको रिसीव हो रहा है किससे? इंश्योरेंस कंपनी से, आर ट्रीटेड एज। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या फिर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भाई आप इन्वेस्ट करते हैं क्या? इंश्योरेंस करा रहे हो, इंश्योरेंस करा रहे हो, मान लो कि मैंने अपना इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, मान लो मैंने दुकान ही कोई ली, चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरी कोई एक दुकान थी 4x4 की, इसमें मैं सोना बेचता था, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड बेचता था, तो मैंने इसका इंश्योरेंस कराया मान लो 50 लाख रुपए का। कितने का भैया? 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, ठीक। अब मैं क्या इसलिए इंश्योरेंस करा रहा हूं कि मैं चोरी करा दूंगा? भाई बहुत लोग कराते हैं, बट नॉर्मली आप तो ऐसा करेंगे नहीं कि भैया आज मिला है तो बारूदे बना देंगे भैया, नहीं, आज तो चोरी हो ही जाना चाहिए, आप चोरी नहीं कराएंगे। इन द सेंस का मतलब ये है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है नहीं। दूसरा, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बदले आपको 100 लाख रुपया नहीं मिलेगा, मतलब कि 50 लाख का इंश्योरेंस करा दिया तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जरूरत है, दिनचर्या है, आपको जरूरी है वो कराना, तो आपको भैया क्या करना होगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। आ जाओ 20 पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 इज मैंडेटरी टू। AS3 मैंडेटरी क्यों होता है? किसके लिए होता है? ऑल एंटरप्राइजेस के लिए। भाई पहली बात तो यह है कि जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, भाई नहीं जरूरी है। कंपनी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, हम मान सकते हैं कि वो, हम मान सकते हैं कि वो किसके लिए होगा? स्टॉक एक्सचेंज के लिए होगा। हम मान सकते हैं कि वो स्टॉक एक्सचेंज में जो की भी कंपनियां होंगी भाई उनके लिए तो जरूरी है, ये ऑब्वियस सी बात है, उनके लिए वो जरूरी है, ठीक है। कि कैश फ्लो जो AS3 के मैंडेटरी किया गया था, ये जरूरी है कि भाई जो स्टॉक एक्सचेंज में है उनके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भाई, अब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में चला रहे हैं तो जरूरी है। दूसरा, एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर एक्सपेंडिंग 50 करोड़, 50 करोड़ का जिसका ज्यादा हो, तो ऑब्वियस सी बात है जिनका 50 करोड़ से भी ज्यादा होगा उनको भी कराना होगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि बोथ 1, 2 एंड 3 यहां पे आपके सही हैं। 21 का देखो, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल ऑलवेज हैव, करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर विल ऑलवेज हैव, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें भी अगर गलत कर दिए तो कसम बता रहे हैं गर्दन उखाड़ देंगे कि करेंट अकाउंट पार्टनर का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है? बताओ कमेंट करके, अभी बताइए कि क्या होता है। अब ये भी बताना पड़ जाएगा तो हम फांसी लगा लेंगे। इंटरेस्ट पेबल ऑन ए कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन, वाह क्या क्वेश्चन है, ये भी करिए। डू इट बाय योर सेल्फ, अदरवाइज मैं घर पे आ जाऊंगा, ठीक है, खुद से करिए। तो डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू find out the net profit, find out a divisible profit, create a reserve fund, none of the above। बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, क्या नेट प्रॉफिट पता करने के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट पता करने के लिए, रिजर्व फंड क्रिएट करने के लिए, या किसी चीज के लिए नहीं? बताइए तो। ऑब्वियसली बात है भाई, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब पार्टनर्स के साथ तैयार होता है तो ये इसलिए बनता है कि ताकि उनका क्या कर सकें? डिविजिबल प्रॉफिट पता कर सकें। क्या पता कर सकें? डिविजिबल प्रॉफिट पता कर सकें। भाई नेट प्रॉफिट के लिए तो पीएल अकाउंट हम नहीं पे करेंगे, नेट तो उसके लिए भाई डिविजिबल प्रॉफिट आप जा सकते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर नॉट एंटाइटल टू रिकॉर्ड कमीशन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बाकी सब भूल जाइए। उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये सैलरी मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा। द इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल ऑफ अ पार्टनर अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड, बताइए।
पहला देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा हो गया इंटरेस्ट अकाउंट, तीसरा हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड चौथा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड ऑफ इज टू बी, फिक्स कैपिटल मेथड है, फंडामेंटल्स के क्वेश्चन है ये, फंडामेंटल्स के। बताइए बताइए बताइए। पार्टनर्स करंट अकाउंट, नशा करके आए हैं क्या आप लोग? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ a new partner undistributed profit appearing in the balance sheet of a old firm is transferred to the capital account. ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब एडमिशन होता है किसी नए पार्टनर का, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, जो अब पुरानी बैलेंस शीट में शो कर रहा था, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म के बैलेंस शीट में जो शो कर रहा था, इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। जब कोई नया पार्टनर आता है और तुम्हारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचा हुआ है, तो क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स में नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। वाह क्या बात है यार, वाह 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 वाह। नहीं नहीं मतलब ठीक है। क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स के क्या, ओल्ड पार्टनर्स में नए रेशियो में बांट दोगे? अरे तुम खुद सोचो कि मेरे पास कोई दो मिला है, एक राजू है और एक काजू है, ये दोनों पार्टनर है मान लो। अब इनका पिछले साल का प्रॉफिट 10 लाख का हुआ था, इन्होंने बांटा नहीं। उसके बाद से दूसरा कोई पार्टनर आ गया, मान लो दाजू। अब इसके हिसाब से समझो कि राजू और काजू के पास 10 लाख प्रॉफिट ऑलरेडी बचा हुआ है, वो क्या दाजू को देगा, दूसरे आदमी को देगा? नहीं देगा। ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों बांटेंगे? नया प्रॉफिट रेशियो यहां पे इनको 10 लाख में आधा आधा मिल रहा होगा। यहां पे कहां गया जी, यहां पे 10 लाख में इनको आधा आधा मिल रहा होगा। इस 10 लाख में 50% राजू का होगा और 50% काजू का होगा। अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा तो 1/3 हिस्सा लगेगा, मतलब 1/3 लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? 1/3 लगेगा ना, 1/3 रेशियो हो जाएगा। तब 3 लाख उसको मिलेगा राजू को, 3 लाख काजू को मिलेगा। कोई मतलब है? नहीं हो सकता। ऑल द पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट रेशियो, कभी कोई जिंदगी में नहीं बांटेगा। तुम खुद सोचो, तुम खुद दो भाई हो, दो दोस्त हो, नामक कंपनी खोले, बाद में कंपनी बड़ी हो गई, मान लो कंपनी की जरूरत पड़ी नए पार्टनर की, तो नया पार्टनर आया तो पुराना जो प्रॉफिट था क्या उसको बांट दोगे? कभी नहीं, कभी जिंदगी में नहीं बांटेगा, कोई भी नहीं बांटेगा। ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑब्वियस सी बात भाई, पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर अपने रेशियो में लेंगे, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है, आप उनको छू भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल रिजल्ट इन, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म तैयार कर रहे थे, रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल रिजल्ट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर गेन नॉर लॉस इन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड नन ऑफ द एबव। लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर को नुकसान होगा। ठीक है, आगे देखिए 28वां, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, जिनको आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, जब आप पार्टनरशिप फर्म तैयार कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को लॉस देगा। क्या वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को लॉस देगा? बताइए, क्या वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को लॉस देगा? क्या वो गेन या लॉस होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर को, या फिर अ गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर? देखो, अनरिकॉर्डेड जब लाइव एसेट्स की बात होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की जब बात होगी, अगर इनको आप बात करेंगे तो हमेशा ये किसके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं?
ये हमेशा एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। किसके लिए होते हैं? जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं ना, ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो इसमें भाई कोई नाइदर गेन नाइदर लॉस होगा, इसमें भाई इनको ही प्रॉफिट होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर को ही गेन होगा। आइए 29 देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अ जर्नल रिजर्व दैट अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू द, ये भी क्वेश्चन एकदम लप्पू है, मुझे जहां तक लगता है सब लोग कर लेंगे, कमेंट करिए इसको। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाई, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कैपिटलाइजेशन मेथड में, बताइए। ये फार्मूला है यार, फार्मूला है, इसको पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला है ये। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मैच द कॉलम। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, एट बुक वैल्यू देखते हैं। गेनिंग रेशियो फिक्टिटियस एसेट्स। अच्छा, एसेट्स आर सोन इन एक्टिविटी रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, आगे पीछे हो गया लग रहा है, सॉरी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है, एसेट्स आर सोन इन रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा, जो आपको यहां दिख रहा है, देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट आपको जो दिख रहा है वो इसी पार्ट के साथ है, इस पार्ट के साथ है। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टिंग वाला है वो इस पार्ट के साथ है। मैं इसको डबल लाइन कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, बताइए परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स क्या होगा? व्हाट इज, बोलिए। न्यू रेशियो या फिर ओल्ड रेशियो? न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, आगे पीछे हो गए क्वेश्चन करते समय, बताइए। बोलो मुन्ना बोलो। चलिए इसको भी कमेंट करिए, नहीं तो मैं लास्ट में इसको बताता हूं आपको। ठीक, देख लो यार, देखो डिवेंचर ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या है तुम्हारा? फिक्टिटियस एसेट्स है। क्या है तुम्हारा? देखो यहां पे तुम्हारा ये क्या है? ये तुम्हारा फिक्टिटियस एसेट्स है। ठीक है, चलो ठीक है, वन का भी हमको समझ में आ गया। गेनिंग रेशियो क्या है भैया? गेनिंग रेशियो तुमको ऑब्वियस सी बात है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? यहां से ये जो आएगा ये कहां पे आएगा? ये वाले पे आएगा, डी वाले पे। ठीक, एसेट्स आर सोन इन रियलाइजेशन अकाउंट, क्या होंगे? बुक वैल्यू पे होंगे कि इन्वेस्टिंग है एक्टिविटी? ऑब्वियस सी बात है, एसेट्स आर सोन इन रियलाइजेशन अकाउंट, वो क्या होते हैं? ये बुक वैल्यू पे शो होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा क्या हो गया? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स हो जाएंगे। ठीक, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो आंसर है वो ये है, 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। ठीक है, आ जाओ। PQWR partners on a retirement of Q, the goodwill of the already appear in the balance sheet 1,44,000 will be written off by debiting the capital account of the remaining partner in their new ratio। बोलो, तीन पार्टनर थे, PQWR are partners on a retirement of Q, the goodwill that already appear in the balance sheet are 1,14,400 will be 1,14,400 will be written off। क्या वो रिटर्न ऑफ होगा? बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा,
by debiting the capital account of retired partners from its share of goodwill. अच्छा, by debiting the capital account of all the partners in their old profit ratio या none of the above. बताओ बताओ क्या होगा? डेबिटिंग द कैपिटल अमाउंट ऑफ अ रिमेनिंग पार्टनर इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे पुराना गुडविल है, पुराना गुडविल का पैसा उसको नहीं दोगे, मार देगा जान से। तुम खुद सोचो, तुम पुराने पार्टनर हो किसी फॉर्म में और गुडविल का पैसा नहीं दे रहे हैं, सब गोली चल जाएगी। बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, ये हम देख सकते हैं भाई, ठीक। बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो भैया, जब राइट ऑफ करोगे तो इसमें सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड एवरीबॉडी, इंक्लूड एवरीबॉडी, इंक्लूड एवरीबॉडी। क्यों भाई? देखो, जब पुराना गुडविल जो है तुम्हारे पास, पुराना गुडविल जो है ये तुम्हारा क्या हो जाता है? राइट ऑफ हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है थ्रू द टाइम। जरूरी है क्योंकि राइट ऑफ होना भी इंपॉर्टेंट है, नहीं राइट ऑफ हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। तो ये राइट ऑफ हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, ये राइट ऑफ हो जाता है सबको, सारे पार्टनर जितने होंगे ये सबको आपको क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। द अमाउंट ऑफ अ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्रिएटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ एन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, decreased partners only, diseased partners only, the diseased partner as well as the remaining partner in the new profit sharing ratio of the remaining partner in the old profit sharing of the remaining partner। बताइए कि अगर बोला है कि द अमाउंट ऑफ ए जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्रेडिटेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एन अकाउंट ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, भाई किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? बताइए, क्या डिजीज पार्टनर में होगा? नहीं, डिजीज पार्टनर एज वेल एज द रिमेनिंग पार्टनर, डिजीज पार्टनर एज वेल एज द रिमेनिंग पार्टनर। क्योंकि नाम से तुमको समझ में आ रहा है यहां पे कुछ दिया हुआ है, यहां पे कुछ दिया हुआ है जो आपको समझना होगा। देखो क्या दिया है, ये दिया है ना। अरे कहां गया जी? ठीक है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी दी हुई है कि नहीं दी हुई है? भाई यहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी दी हुई है कि नहीं दी हुई है? देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? उसमें सब मिला होंगे, एक मिला नहीं होगा, उसमें कई मिला होंगे। तो जब कई मिला होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको देना ही पड़ेगा, ये एकदम जरूरी है, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। 33 कराएं कि नहीं यार? हाँ करा दिए, आ जाओ। एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन वही डैश एन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होता है? रिटायरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। भाई जब टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इवैल्यूएशन अकाउंट कब तैयार होता है? जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, कोई पार्टनर मरता है, जब कोई पार्टनर नया एडमिशन लेता है, या सारा। ऑब्वियस सी बात है यार, इवैल्यूएशन अकाउंट पूरा 12th में तो बनाए हो, तो इसका मतलब कि ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर बाला काला माला द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:3 ऑन द 13th June 2021 माला डाइड एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31st March 2022 वर ₹24 lakh। हाउ मेनी शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 1st April एंड 13 June 2021 विल बी क्रेडिटेड टू द मालाज अकाउंट? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। द प्रॉफिट इनकर्ड इवन थ्रू आउट द ईयर। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहा है कि 3 पार्टनर हमको यहां पे दिख रहे हैं, हमको 3 पार्टनर दिख रहे हैं, BKM 754। ठीक है, 754 हमको 3 पार्टनर दिख रहे हैं। वी शो BKM प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका? 7, 5 और 4 का। चलो ठीक है, माला डाइड कब मर जा रही है? 30 जून को मर जा रही है, माला 30 जून को मर जा रही है। चलो ठीक है, माला निकल ली 30 जून को, 30 जून को निकल जा रही हैं माला, मतलब कि
इनका टिकट कट गया, ठीक है, 2021 में, 2021 में, 2021 में माला निकल लेती हैं, गोली ले लेती हैं। अब बताता है कि द एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 वॉर रुपीज 24 lakhs. हाउ मेनी शेयर्स ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ द पीरियड 1 अप्रैल 13 टू जून 2004। अरे कुछ नहीं, देखो आप पहले तो सबसे पहली बात महीना निकाल लो, अप्रैल से लेके जून तक का 4 महीना हमको दिख गया भैया, चलो ठीक है भाई। देखो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का महीना होता है, ठीक है, तो ये पूरे हो गए 12 महीने। 12 महीने का पूरा मतलब हो गया कि नहीं हो गया। अब 12 महीने ये अपना काम किए हैं, 12 महीने का पूरा प्रॉफिट 24 लाख रुपए था। माला जो थी, माला सिर्फ 4 महीने ही रही हैं, इसका मतलब कि माला का जो शेयर होगा वो 4/12 का होगा ना। पूरे 12 महीने का तो माला लेंगी ही नहीं, 12 तो बीच में लटक ली, तो 4 महीने माला अपना लेंगी प्रॉफिट। बहुत सही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है। माला का रेशियो कितना दिया हुआ है, देखो यहां पे माला का रेशियो कितना दिया हुआ है, देखो तो माला का रेशियो हो जाएगा, देखो कितना दिया है 4, और सारा प्रॉफिट जोड़ दो 16। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 24 लाख रुपए। कितना है भैया, 24 लाख रुपए। जब 24 लाख रुपए है और कितने महीने के लिए, अप्रैल मई जून, अप्रैल नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, हाँ 3 महीने के लिए, सॉरी कितने महीने के लिए जी, 3 महीने के लिए। तो 3 महीने बटे 12, 3 महीने के लिए, सॉरी 3 महीने के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कट्टम कुट्टम मचा दीजिए इसमें, देखिए कहां से कट्टम कुट्टम मचता है। देखो 3 से कटा 12 कितनी बार में, 6 बार में। 6 से कटा 24 कितनी बार में, 4 बार में। 4 से कटा 16 कितनी बार में, 4 बार में। और 4 से 4 गया कितनी बार में, 1 बार में। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। 6 चक्के 24 होता है। 1 मिनट, मुझे देखना पड़ेगा कैलकुलेशन। 4 24 60, पहले देखें तो मंथ देखा जाए। माला डाइट 13 जून, ऑन 13 जून माला डाइट कर जाती है, तो 1 अप्रैल टू 30 जून 2021, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का तो हमको समझ में आ गया। 3 महीने मतलब 3/12, 12 24 20, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, चार से 4 कट गया, 2 से 50 कटा। अरे यार कैलकुलेशन है, हम गड़बड़ कर दिए, बट देखो आप दिमाग का तरह कहां रहता है। आ जाओ भैया, देखो माला का शेयर कितना है, 4/16 है। वाह वाह, 24 लाख के लिए आ रही है, कितने के लिए आ रही है, 24 लाख के लिए आ रही है, ठीक। पूरा टोटल महीना कितना रही, 3 महीना बटे 12, ठीक है। 12 से पूरा का पूरा 24 कट जाएगा तो कितना अमाउंट आएगा, 2 लाख रुपीज, ठीक है। 4 से तुम्हारा 16 कट जाएगा, कितना आ गया तुम्हारा 2। 2 से तुम्हारा ये 2 लाख कट गया, कितना आ गया 50,000, और 50,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1.5 लाख का अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1,50,000, ठीक है। The realization account is debited of the dissolution of the firm. The realization account is debited with all assets that are to be realized, all external liabilities of the firm, cash received on sale of assets, any assets were taken over by one of
द पार्ट, वन ऑफ द पार्ट। द रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ, बताइए द रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ, किससे डेबिट होगा? ऑब्वियस बात है, ऑल एसेट्स आर टू बी रियलाइज। ठीक है, अरे यार कहां कहां चला जाता है ये। ठीक, आ जाओ 37 देखो, द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू, द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू डिसोल्यूशन अकाउंट। बताइए, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें बताने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब बाकी सब ऐसे ही तुक्के वाले क्वेश्चन है। द फर्म कैन बी वॉलंटरी डिसॉल्व बाय द पार्टनर्स। ऑब्वियस बात है, फर्म कब डिसॉल्व हो सकती है? जब आधे लोग एकदम सीधा सीधा कहते हैं डिसीजन ले लेंगे, नहीं भैया अब फर्म बंद कर देनी चाहिए। कब होनी चाहिए? जब हाफ ऑफ द लोग, मतलब कि आधे लोग डिसीजन ले चुके हों कि भैया अब नहीं चलेगा धंधा, अब धंधा किया जाएगा क्या? बंद। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफरिंग लाइबिलिटी लाइक अ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स इन द रियलाइजेशन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग टू देयर पेमेंट, such liabilities are treated as, such liabilities are treated as। बताइए बताइए, पार्टली पेड, नेवर पेड, फुल्ली पेड, नन ऑफ द अबव। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि आफ्टर ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज लाइक अ क्रेडिटर्स एंड बिल्स ऑफ पेपर्स इन द रियलाइजेशन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग द पेमेंट, सच लाइबिलिटीज आर रिलेटेड टू, क्या होगा? फुल्ली पेड होगा, पार्टली पेड होगा, या नन ऑफ दी अबव होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये पूरा का पूरा फुल्ली पेड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल्ली पेड अप। आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज रिजर्व कैपिटल मीन्स। रिजर्व कैपिटल मीन्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डज रिजर्व कैपिटल मीन्स, बताइए मुझे। A part of subscribed uncalled capital reserve profit, a part of a capital reserve, a part of a capital redemption reserve। भाई रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या हो गया? पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल होता है भाई, ये होता है रिजर्व कैपिटल का मतलब कि वो पैसा रखा है आपके भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए। इसका मतलब कि वो सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल है, जब जरूरत पड़ेगी तब उसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए वो अनकॉल्ड है। ऐसा नहीं कि जब भी मन किया उसको बना लिए कि राजा आज मिला तो आज बारूदे बना देंगे, नहीं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। An issue of a shares that is not a public issue but offered to a selected group of a person is called, and an issue of a share that is not public issued but offered to a selected group of person is called, क्या होता है? बताइए। पब्लिक ऑफर होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स होगा, या इनिशियल पब्लिक ऑफर होगा, या नन ऑफ दी अबव होगा। इशू ऑफ शेयर दैट इज नॉट पब्लिक इशू बट ऑफर टू द सिलेक्टेड ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक को जब ऑफर ही नहीं कर रहे हो तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स होगा। क्या होगा? बताइए। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स होता है। 43 देखो, फोरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन रिडक्शन। अगर आप शेयर्स को फोरफीट कर देते हैं तो वो क्या करता है? रिडक्शन। ऑथराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, या पेड अप कैपिटल? बताइए। ऑथराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, या फिर पेड अप कैपिटल। फोरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट्स टू अ रिडक्शन इन ऑथराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, या फिर पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में, किसमें भैया? पेड अप कैपिटल में। ठीक है, बैलेंस ऑफ फोरफीट शेयर्स देखो क्यों होता है, मैं बता देता हूं। देखो इसको समझ लो। फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि जब मेरे पास कोई शेयर है, जब मेरे पास कोई ऑलरेडी शेयर है और वो शेयर मैंने मार्केट में प्लेस कर दिया। कहां प्लेस कर दिया? मार्केट में प्लेस कर दिया, और पब्लिक उसको खरीद लेती है। ठीक है, कुछ नसुड्डे ऐसे लोग होते हैं जो उस पूरे के पूरे शेयर पे कुछ अमाउंट नहीं दे पाते हैं, अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं। तो जब वो अमाउंट पे नहीं करते हैं, जब वो अमाउंट पे नहीं करते हैं तो कंपनी क्या करती है? कंपनी शेयर्स को क्या कर लेती है? फोरफीट कर देती है।
फोरफीट का मतलब ये हो गया कि कंपनी उस पूरे पूरे शेयर को अपने पास रख लेगी। तो जब भी फोरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन रिडक्शन, जब भी फोरफीट होता है कोई चीज, तो वो क्या रिड्यूस करेगा, तुम्हारे पेड अप कैपिटल को रिड्यूस करेगा, क्योंकि आने वाला पैसा तुमको नहीं मिल रहा है। खुद सोचो, जो भी कोई शेयर बनता है वो कोई लॉट बनता है। 10 रुपए का शेयर है तो ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे 2 रुपए ले लिया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया ले लिया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया ले लिया, और सेकंड कॉल पे 3 रुपया ले लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? मान लो एप्लीकेशन का समय वो पैसा दे दिया हो, अलॉटमेंट के समय वो पैसा दे दिया हो, बट फर्स्ट कॉल में वो पैसा दिया ही नहीं, तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा तो गया। इसका मतलब कि तुम्हारा जो पेड अप कैपिटल का अमाउंट है, किसका अमाउंट है, पेड अप कैपिटल का अमाउंट है, वो तो गया हाथ से ना तुम्हारे। ठीक है, इसीलिए पेड अप कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है। आगे चलो, बैलेंस ऑफ फोरफीचर शेयर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ अ फोरफीचर शेयर इज ट्रांसफर टू। अब ये भी हमको बताना पड़े तो कसम बता रहे हैं, छत पे से कूद जाएंगे। बताइए इसको, कमेंट करिए तुरंत ऑन द स्पॉट। शेयर्स कैन बी फोरफीटेड, बताना पड़ेगा। कॉल मनी भैया, कॉल मनी, कॉल मनी, कॉल मनी, ये सब तो बेसिक है। ऐसा 2 लग गया जी। अरे कॉल मनी मारे हैं तो नीचे भी लग गया ये, वाह। ये नहीं है जी। फोर्टी सिक्स देखो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या हो सकते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के, बताइए तुम, बोलिए, दिल का दरवाजा खोलिए। रिडम्पशन आउट ऑफ अ प्रॉफिट, ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल से रिडीम कर सकते हो, एकदम कर सकते हैं। प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर, ये भी कर सकते हैं। अगर रिडीम करना है तो आप चाहे प्रॉफिट से रिडीम करिए, चाहे कैपिटल से रिडीम करिए, चाहे फिर डिबेंचर से रिडीम करिए, आप चारों से ही रिडीम कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखो, द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, द लॉस ऑन सच एन इशू ऑफ डेबिटेड टू। देखो क्वेश्चन में कहा है कि जब डिवेंचर इशूड किया गया पार पे, डिवेंचर इशू किया गया पार पे, रिडीम किया गया प्रीमियम पे, मतलब कि जब इशू कर रहे थे तो 100 रुपए का 100 रुपए पे किए, जब रिडीम करने लगे तो उस पर 110 रिडीम करने लगे। ऑब्वियस बात है, तुमको लॉस हुआ है, तो ये लॉस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में जाएगा, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में जाएगा। वाह, इतना सिंपल क्वेश्चन, अगर इसके बावजूद भी तुम लोग से नहीं हो रहा है तो मैं कसम बता रहा हूं, फांसी लगा लो, हम भी लगा लेंगे साथ में, चलेंगे साथ में। चलो ठीक है, ये क्या कहलाएगा, लॉस ऑन, अरे यार, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये नहीं होगा। ठीक है, 48 को देखते हैं, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम एट अ प्रीमियम। ऑब्वियस सी बात है भैया, ये क्या हो गया तुम्हारा, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो और रिडीम कर रहे हो किस पे, रिडीम कर रहे हो तुम भावकाल पे। मतलब क्या हो गया कि कोई, जैसे मान लो कि कोई तुम्हारे पास डिबेंचर था, डिबेंचर को जब तुमने उसको जब इशू किया तो 100 रुपए पे इशू किया, और जब रिडीम, नहीं यार डिस्काउंट पे नहीं, डिबेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट, सॉरी, हाँ, 100 रुपए का जो डिवेंचर था तुमने उसको 90 रुपए में इशू किया। कितने पे इशू किया, 90 रुपए में इशू किया। अब जब रिडीम करने लगे, जब रिडीम करने लगे, जब रिडीम करने लगे, तो ये प्रीमियम पे रिडीम किए तुम, किस पे प्रीमियम किए, प्रीमियम पे, यानी 100 रुपए पे तुमने रिडीम किया। इसका मतलब कि तुमको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, डिस्काउंट 90 रुपए का था, 100 रुपए पे तुमने रिडीम किया, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये क्या होगा तुम्हारा, बताओ, लॉस होगा कि क्या होगा, बोलो, अरे यार बोलो, लॉस होगा कि क्या होगा बेटा, ये लॉस होगा। ठीक है, ये भी लॉस होगा। रिडीम का मतलब क्या होता है कि जब आप खुद के ही पास रख लेते हैं उसको। ठीक है, यहां पे आपको लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा। अरे कई क्वेश्चनों कई बार लिखा गया है क्या, हाँ, in case of issue of a debenture collateral security for a loan from a bank which account
विल बी डेबिटेड। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर कर रहे थे, कोलेटरल सिक्योरिटी जब तुम लोन के लिए जमा करने गए तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे आप, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट या डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये बेसिक क्वेश्चन है भैया, ऑब्वियस सी बात है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ही हम क्या करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ही हम इस पे डालेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, ऑन liquidation of a company the principal amount of debenture is returned। जब लिक्विडेशन होती है कंपनी की, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है डिवेंचर का, उसको क्या करते हैं आप, रिटर्न करते हैं किसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ऑफ ऑल, बिफोर इक्विटी कैपिटल या नन ऑफ दी अबव। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप डिबेंचर को रिटर्न करते हैं, उसके बाद भी किसी चीज को रिटर्न करते हैं। ठीक है, इस पूरे पेपर से देखने को हमको क्या मिल रहा है, इस पूरे पेपर से देखने को हमको ये मिल रहा है कि बेसिक टॉपिक से ही आपको पढ़ना है, बेसिक टॉपिक ही आपको कवर करना है, आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। इन पूरे क्वेश्चन सीरीज से आपको ये समझ में आया होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कि आपको न्यूमेरिकल्स पे बहुत मिनिमल बट ध्यान देना है। न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा अपने को मजबूत रखिएगा। मजबूत इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, पार्टनर्स का अकाउंट का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया, ये सब भी अपने दिमाग में रखिएगा। फोकस कहाँ आपको सबसे ज्यादा करना है, फोकस आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पे करना है। शुरुआत के कम से कम 20 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपको सीएफसी से मिले हुए हैं, ये याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएफसी। पूरी किताब को पढ़ जाइए। इस किताब को पढ़ने का तरीका मैं बता दूं, जो भी आप फॉर्मूले हैं, सीएफसी आप जब पढ़ रहे हैं, आप फॉर्मूलों पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूलों को कहीं पन्ने पे लिख लीजिए, फॉर्मूला कहीं लिख लीजिए और उसको कहीं दीवार पे चिपका दीजिए। उसके बाद से उनको लगाने की कोशिश करिए। फॉर्मूला बेस ही आपको लगाना है, फॉर्मूला बेस ही आपको काम करना है। किसके लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। दूसरा टॉपिक देख लो कहां से तुमको ध्यान देना है। दूसरा टॉपिक, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर प्लस इसके साथ डिवेंचर पे भी ध्यान देना है आपको मेरी जान। इसको लगा डाला तो लाइव ढींगा लाला, समझा मेरी जान। ठीक है, उसके बाद से तीसरे पॉइंट पे ध्यान बात देते हैं। तीसरे पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। इस साल कैपिटल अकाउंट से क्वेश्चन आया है तो अगले साल कैपिटल अकाउंट से आया तो हो सकता है कि इस साल करंट अकाउंट आपसे पूछ दे। ठीक है, क्या पूछ दे, करंट अकाउंट। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा गुडविल पे ध्यान दीजिएगा। गुडविल पे, गुडविल पे आप ध्यान दीजिएगा। गुडविल इज इंपॉर्टेंट, विदाउट गुडविल कोई काम नहीं हो पाएगा, तो गुडविल पे आपको फोकस रहना है। ठीक है, इतने सब सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद हमें आपके 4 पॉइंट बेसिक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला पूरा याद रखिएगा, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आपका गुडविल और बेसिक नॉलेज, जो बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग और क्या क्या देख लीजिएगा, बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा सेक्शन वाला। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी 2-4 बच्चे मुझे इस समय फिलहाल देखते हैं, उनसे एक बात मुझे पूछनी थी, क्या मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूं? इफ यस तो प्लीज मुझे आप कमेंट कर दीजिए लाइव क्लास में। और आप मुझे ये भी बताइएगा, जो अंतिम में बच्चे हैं, प्लीज 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 टेल मी कि क्या मुझे क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज लानी है या फिर सिर्फ चैप्टर का रिवीजन कराना है या फिर दोनों ही आपको चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास भी और आपके पास भी। तो अगर ऐसा होगा तो मैं कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा, आप उसमें मुझे बताइएगा कि हाँ सर हमको कमेंट करना है, या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट लाऊंगा तो उसमें फिर बता दीजिएगा
जैसी आपकी इच्छा हो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। बाकी सब सही, दूध दही।